हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के कम्युनिकेशन वाले यूनिट का जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू है उसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने एमसीक्यू और पीवाईक्यू की कम्युनिकेशन की जो 2 क्लासेस थी उसको कर लिया है और उन 2 क्लासेस में हम लोगों ने 22 प्रश्नों को देखा और उसको हल किया। आज की क्लास में कुछ और प्रश्नों को हल करना है और उसके बाद आप लोगों का ये जो यूनिट है इसका एमसीक्यू और पीवाईक्यू समाप्त हो जाएगा और हम लोग किसी दूसरे यूनिट का एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इसके पहले देखिए, मैंने आप लोगों को हायर एजुकेशन का भी एमसीक्यू और पीवाईक्यू कराया था। अब देखिए 3-4 यूनिट और बचे हुए हैं जिनके भी हम लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यू को हल कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में जो जून में होने वाला है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और इसको आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपको फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने में बहुत आसानी हो। तो चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास में एक एक करके और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न इससे रिलेटेड है उनको। ठीक है, चलिए देखा जाए। हाँ देखिए, आज का देखिए जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 23 इसमें देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक कारक संचार व्यवहार में अर्थ निर्धारित करता है। यानी इसमें से कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो संचार के व्यवहारिक को अर्थ निर्धारित करते हैं, यानी संचार के व्यवहार का अर्थ किस प्रकार का है वो कौन निर्धारित करता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है भौतिक स्थान, दूसरा दिया गया है प्रतिभागी, तीसरा दिया गया है पूर्ववर्ती घटनाएं, चौथा दिया गया है गैर कार्यात्मक लक्ष्य और पांचवा दिया गया है दर्शकों की अनुपस्थिति। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रासंगिक कारक है। तो इन कारकों में देखिए जैसे किसी भी संचार का अर्थ यानी संचार किया जा रहा है तो उस संचार के व्यवहार का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, वो देखिए किसी स्थान से भी निर्धारित होता है। यानी संचार किस स्थान पर किया जा रहा है उसके आधार पर संचार का जो व्यवहार होता है, यानी संचार का मतलब होता है बातचीत या वार्तालाप, तो उसका व्यवहार स्थान से भी प्रभावित होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर स्थान पे हर बात एक जैसे नहीं बोली जाती है, तो ये प्रभावित करेगा। दूसरा दिया गया है प्रतिभागी पार्टिसिपेंट, यानी पार्टिसिपेंट का मतलब हो गया कि बातचीत किनके बीच हो रही है, कैसे व्यक्ति के साथ हो रही है, उसके साथ भी संचार का व्यवहार प्रभाव। हर व्यक्ति के साथ हर तरह की बातें नहीं की जाती हैं, तो ये भी प्रभावित करेगा, भौतिक स्थान भी प्रभावित करेगा। उसके बाद फिर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया पूर्ववर्ती घटनाएं, यानी इसके पहले अगर कोई घटना हो चुकी है या उस व्यक्ति से संबंधित आपके साथ कोई पहले से बात हो चुकी है तो उससे भी संचार का व्यवहार प्रभावित होगा। यदि किसी परिचित व्यक्ति से आप बात कर रहे हो तो आपका बातचीत करने का तरीका कुछ और होगा और एक अपरिचित व्यक्ति से बात कर रहे हो तो बातचीत करने का तरीका कुछ और होगा। अगर उस व्यक्ति से संबंधित आपके पहले पूर्व में व्यवहार अच्छे हैं तो आप उनसे सही तरीके से बात करोगे। अगर आपका उस व्यक्ति से व्यवहार पहले से किसी वजह से सही नहीं है तो आप उससे सही से बात नहीं करोगे, यानी ये भी प्रभावित करेगा। चौथा दिया है गैर कार्यात्मक पक्ष, यानी इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन फंक्शनिंग गुड। तो गैर कार्यात्मक लक्ष्य जो है ये संचार के व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है। अगला दिया गया दर्शकों की अनुपस्थिति। देखिए इसमें लिखा गया एब्सेंस ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, तो दर्शक। तो यहाँ अब संचार का जो व्यवहार है बिना किसी के न रहने से फिर संचार का कोई मतलब ही नहीं होता है, यानी ये दोनों नहीं प्रभावित करते हैं। आप देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया गया है कि ऑप्शन देखिए दिया गया कि ए नंबर दिया गया है जिसमें दिया गया है ए, बी और सी, बी में दिया गया है बी, सी और डी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सी, डी और ई, चौथा ऑप्शन दिया गया है ए, डी और ई। अब देखिए जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा इसके अनुसार देखिए कि ए, बी और सी सही ऑप्शन है और जिसमें डी और ई रहेगा वो रॉन्ग है। तो इसमें देखिए एलिमिनेशन मेथड का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए इसमें लास्ट वाले में ए, डी और ई है, यानी डी और ई है ये नहीं होगा, सी, डी और ई है ये भी नहीं होगा, बी, सी और डी है, डी जिसमें रहेगा ई रहेगा वो नहीं होगा,
तो हमारा बचा जो है पहला वाला ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए, बी और सी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर देखिए अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए ए होगा, तो संचार व्यवहार मनोवैज्ञानिक संरचना है जो अधिक प्रत्यक्ष और खुले संचार के विकल्प के रूप में भावनाओं, जरूरतों और विचारों को व्यक्त करने में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रभावित करती है। संचार व्यवहार में अर्थ निर्धारित करने वाले प्रासंगिक कारक निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए पहला है भौतिक स्थान, दूसरा है पार्टिसिपेंट या प्रतिभागी, तीसरा है पूर्ववर्ती घटनाएं और चौथा होता है संचारकों से जुड़ी संस्कृति, यानी जो संचारक बातचीत कर रहे हैं उनकी संस्कृति किस प्रकार की है, तो उनकी संचार का व्यवहार प्रभावित होगा। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार में वाद विवाद के क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ देखिए प्रॉक्सिमिक्स का मतलब वाद विवाद दिया, लेकिन प्रॉक्सिमिक्स एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर शाब्दिक संचार का रूप होता है, जिसमें व्यक्ति बिना कुछ कहे बहुत कुछ प्रदर्शित करता है। और ये देखिए किन किन चीजों से होता है, लोगों की उपस्थिति से होता है, लोगों के स्थान से रिलेटेड होता है, लोगों के बीच में बातचीत करने की दूरी से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें बताती हैं कि व्यक्ति का संचार कितना प्रभावी है। जैसे देखिए मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बहुत पास में बैठा हुआ है और उससे बातचीत कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि ये दोनों व्यक्तियों में अच्छा रिलेशन है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से दूर बैठ के बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो लोग एक दूसरे से अच्छे तरीके से परिचित नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो है प्रॉक्सिमिक्स बताता है कि कैसे लोगों का व्यवहार एक दूसरे से रिलेटेड है और उनके बीच किस प्रकार का संचार हो रहा है। तो देखिए इसमें दिया गया पहला कि चेहरे का भाव, दूसरा दिया गया है भीड़, तीसरा दिया गया है प्रादेशिकता, चौथा दिया गया है व्यक्तिगत स्थान और पांचवा दिया गया है आंख से संपर्क। तो देखिए प्रॉक्सिमिक्स में क्या होता है कि मैंने अभी क्या बताया कि किसी व्यक्ति के साथ दूरी के हिसाब से या स्थान के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वह व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उससे क्या प्रदर्शित हो रहा है। तो देखिए चेहरे के भाव से चीज पता नहीं होगी, क्यों? क्योंकि चेहरे का भाव दूर वाले व्यक्ति से और पास वाले व्यक्ति से किस प्रकार का, इससे प्रॉक्सिमिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, ये नहीं होगा। देखिए भीड़ में होगा, क्राउडिंग में, यानी इसमें ये होगा ऑप्शन जो देखिए बी वाला जो है ये क्या होगा, सही है। क्यों? क्योंकि भीड़ में कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब क्या है कि उसका क्या महत्व है। अगर व्यक्ति एकांत में किसी से बात कर रहा है तो उसका क्या महत्व है। उसके बाद देखिए तीसरी चीज दी गई है प्रादेशिकता। प्रादेशिकता का मतलब टेरिटोरियलिटी, यानी प्रादेशिकता का मतलब हो गया कि अलग अलग प्रदेश के जो व्यक्ति होते हैं उनकी बातचीत करने का जो तरीका है वो अलग होता है और उनको देखने से ही बहुत कुछ पता चलता है कि यह व्यक्ति इस तरह का है, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, आचार विचार के बारे में। तो ये चीज क्या हो जाएगी, सही होगी। उसके बाद देखिए इसमें दिया है पर्सनल स्पेस, व्यक्तिगत स्थान। अभी मैंने बताया कि वो व्यक्ति अगर किसी से बात कर रहा है तो कहाँ पर बैठा है, उसका उपस्थिति किस प्रकार की है, तो ये भी चीज जो है ये भी प्रभावित करेगी। अब देखिए लिखा गया आई कांटेक्ट, आंख से संपर्क, ये इसमें नहीं रिलेटेड, यानी प्रॉक्सिमिक्स से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए अब इन के आधार पर हमारा जो देखिए जो आंसर दिया गया है यानी विकल्प दिया गया है, ऑप्शन दिया गया, उनमें से क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है ए, बी और सी, दूसरा दिया गया है बी, सी और डी, तीसरा दिया गया है सी, डी और ई और चौथा दिया गया है ए, डी और ई। तो इसमें भी देखिए एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे और एलिमिनेशन मेथड के आधार पर देखिए हमारा जो है ई ऑप्शन और जो है ए ऑप्शन, ये जो हमारा जिस भी ऑप्शन में होगा वो नहीं होगा। अब जैसे देखिए पहले वाले में ए दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरे वाले में देखिए बी, सी, डी यानी ए और ई नहीं दिया है, ये देखिए सही होगा। उसके बाद देखिए सी, डी और ई, देखिए इसमें डी दिया है और यहाँ ई दे दिया तो ई नहीं होगा। ए, डी और ई दिया यानी ए और ई दोनों,
यानी इसमें ये सब नहीं होंगे, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर तो बी होगा। देखिए प्रॉक्सिमिक्स जो है अशाब्दिक संचार के अध्ययन में कई उप श्रेणियों में से एक है, जिसमें हैप्टिक्स यानी स्पर्श, काइनेसिक्स बॉडी मूवमेंट, वोकैलिक्स पैरा लैंग्वेज और क्रोनेमिक्स समय की संरचना शामिल होती है। यानी इसमें स्पर्श शामिल होता है, बॉडी मूवमेंट शामिल होता है, पैरा लैंग्वेज शामिल होती है और समय की संरचना शामिल होती है, और ये सभी मिला के क्या निर्माण करते हैं, प्रॉक्सिमिक्स का निर्माण। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संचार में प्रॉक्सिमिक्स के कौन कौन से क्षेत्र संबंधित है इस क्वेश्चन में। तो पहला देखिए क्राउडिंग है, दूसरा क्षेत्रीयता है और तीसरा पर्सनल स्पेस यानी व्यक्तिगत स्थान। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नीचे देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। इन कथनों के आधार पर हमको सही उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि बौद्ध धर्म के अनुसार नैतिक रुख अपनाने के लिए भाषाई संचार का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि बौद्धों द्वारा अंतर व्यक्तिगत संचार के भाग के रूप में आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण को प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है कि बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जा रहा है कि अगर किसी के साथ नैतिक रुख अपनाना है, एथिकल व्यू अपनाना है, तो देखिए मोरल व्यू अपनाना है, मोरल स्टैंस अपनाना है, तो उसके लिए देखिए भाषाई संचार का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी आप किसी के साथ नैतिकता प्रदर्शित करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको भाषाई संचार कहना, यानी उसके साथ कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा, आपको कुछ प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो ये चीज देखिए क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया गया है बौद्धों द्वारा अंतर व्यक्तिगत संचार के भाग के रूप में आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा तो उसमें आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो देखिए कहा जा रहा है क्रिटिकल, अब आलोचनात्मक देखिए आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है क्रिटिकल इंटरस्पेक्शन। इसमें कहा जा रहा है कि इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो देखिए व्यक्तिगत संचार के भाग के रूप में जब किसी व्यक्ति के साथ संचार होता है तो आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। तो देखिए यहाँ लिखा है नहीं दी जाती, यानी क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। पहला दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। दूसरा दिया गया है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। तीसरा दिया गया है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। चौथा ऑप्शन दिया गया कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसमें देखिए हमारा दिया गया कथन 1 और 2 दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा। कथन 1 और कथन दोनों गलत हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ये देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। और एक कथन गलत है, ये तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है, आंसर तो सी होगा। बौद्ध धर्म के अनुसार नैतिक रुख अपनाने के लिए भाषाई संचार का उपयोग किया जाना चाहिए। बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य दुनिया को उसके वास्तविक रूप में देखना है। अंतर वैयक्तिक संचार के भाग के रूप में बौद्धों द्वारा आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, यह कथन गलत है, जबकि आत्मनिरीक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। तो देखिए कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत। ठीक, आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये स्टेटमेंट देखिए पैरा लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि पराभाषी विशेषताएं भावनाओं को व्यक्त करती हैं और व्यक्तित्व के गुण संप्रेषित करती हैं। यानी पराभाषी जो भावनाएं होती हैं वो व्यक्तियों के गुणों को प्रदर्शित करती हैं और उनके व्यक्तित्व को भी संप्रेषित करती हैं। दूसरा देखिए कथन क्या दिया गया है कि वाचिक स्वर परिवर्तन का विलक्षण प्रयोग, यहाँ देखिए विलक्षण प्रयोग मौखिक संदेशों को विशेष महत्व दे सकता है। आप देखिए इसमें पहला जो स्टेटमेंट है पराभाषी विशेषताएं भावनाओं को व्यक्त करती हैं और व्यक्तित्व के गुण संप्रेषित करती हैं, ये चीज
सही होगा। पराभाषा के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत कुछ ऐसी चीज जो भाषा से ही रिलेटेड होती है। जैसे मैंने आप लोग को उस दिन बताया था कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा अपने आवाज के लहजे में परिवर्तन करके बोल रहा है, आवाज में उतार चढ़ा कर रहा है, तो इस प्रकार के जो बात होती है उसको पराभाषा कहा जाता है। इसमें देखिए अगला दिया गया वाचिक स्वर परिवर्तन का विलक्षण प्रयोग मौखिक संदेशों को विशेष महत्व दे सकता है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब देखिए हमारा इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया है कि उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया कथन एक और कथन दोनों सही हैं। दूसरा दिया गया कथन एक और कथन दोनों गलत हैं। तीसरा ऑप्शन दिया कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। और चौथा ऑप्शन दिया गया कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो देखिए हमारा दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बाकी ये तीनों नहीं। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दिया गया है कि पराभाषी विशेषताएं भावनाओं को व्यक्त करती हैं और व्यक्तित्व के गुण संप्रेषित करती हैं। वाचिक स्वर परिवर्तन का विलक्षण प्रयोग मौखिक संदेशों को विशेष महत्व दे सकता है। मौखिक का अर्थ होता है संचार और संदेशों के डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया में शब्दों का उपयोग, यानी किस तरीके से संदेशों को डिजाइन किया जा रहा है और शब्दों का कैसे उपयोग किया जा रहा है, ये मौखिक का अर्थ होता है। इसलिए देखिए कथन एक तथा कथन दो दोनों सही। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का बौद्ध मॉडल निम्न पर जोर देता है, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है बौद्धों में वो किस चीज पर जोर देता है। देखिए बौद्धों से संबंधित कम्युनिकेशन से देखिए कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है कि भाषा का निर्बाध प्रयोग। दूसरा दिया गया है अवबोधगम नैतिक ढांचे। तीसरा दिया गया है सममित संबंध। चौथा दिया गया है बातचीत के माध्यम से सहमति। और पांचवा दिया गया है संप्रेषण की सत्यापनीयता। आप देखिए क्या है कि जो बौद्ध मॉडल है संचार का, जो अंतरव्यक्तिक संचार से रिलेटेड है, वो भाषा के निर्बाध प्रयोग पर जोर नहीं देता है। उसके बाद देखिए दिया गया है कि अबोधगम्य नैतिक ढांचा। अबोधगम्य का मतलब कि अनइंटेलिजिबल मोरल फ्रेम्स, इस पर भी जोर नहीं देता है। सममित संबंध यानी सिमेट्रिकल रिलेशन पर संबंध जो है जोर देता है। और अगला दिया है बातचीत के माध्यम से सहमति, इस पर भी जोर देता है। और संप्रेषण की सत्यापनीयता पर भी जोर देता है। यानी जो बौद्ध संचार का अंतरव्यक्तिक कम्युनिकेशन का मॉडल है वो इन चीजों पर जोर देता है। अब इनके आधार पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला देखिए दिया गया है ए, बी और सी। दूसरा दिया गया है बी, सी और डी। तीसरा दिया गया है सी, डी और ई। और चौथा दिया गया है ए, बी और ई। अब देखिए हमारा पहला यानी ए और बी जिस जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन रॉन्ग होगा। यानी देखिए ए और बी इसमें दिया गया, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए बी दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए ए, बी और दोनों दिया, ये भी नहीं। यानी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए अंतरव्यक्तिक संचार जैसे आप लोग को बताया गया, पढ़ाया गया है कि दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की स्थिति होती है। एक होता है अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति खुद से अपने से बात करता है, यानी अपने मन में ही बात जो कुछ सोचता है, बात करता है, उसको अंतःवैयक्तिक कहा जाता है। और अंतर्वैयक्तिक का मतलब जो दो व्यक्तियों के बीच में कहा जाता है। तो देखिए संचार की इस दो तरफा प्रक्रिया में संप्रेषण दो व्यक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क और उन दोनों व्यक्तियों की उपस्थिति में संभव हो पाता है। यानी संप्रेषण जो होता है अंतर्व्यक्तिक, उसमें दो व्यक्ति होने चाहिए और दोनों व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए, उनकी उपस्थिति भी होनी चाहिए। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का बौद्ध मॉडल जो है
सममित संबंध, बातचीत के माध्यम से सहमति एवं संप्रेषण की सत्यापनीयता पर जोर देता है। तो इससे देखिए हमारा क्या आंसर निकल के है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि वार्तालाप में प्रासंगिकता की सुक्ति का अर्थ निम्नलिखित करना है। यानी वार्तालाप के बीच अगर हम वार्तालाप की प्रासंगिकता को समझना चाह रहे हैं, उसकी मैक्सिम का क्या मीनिंग है ये समझना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या चीज हमको जरूरी है, इसमें से कौन सी चीज जरूरी है। तो देखिए पहला दिया गया है लाक्षणिक अभियुक्तियां यानी मेटाफोरिक रिमार्क्स, दूसरा दिया गया है संकेत, तीसरा दिया गया है संगत टिप्पणियां और चौथा दिया गया है अल्प विकसित टिप्पणियां। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए हम लोग को कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है तो उसकी रेलेवेंसी का मतलब क्या होता है, यानी उसकी सुक्ति का अर्थ क्या है। तो देखिए क्या होगा, लाक्षणिक अभिव्यक्तियां नहीं होगा, संकेत नहीं होगा, पर्टिनेंट कमेंट ये होगा, यानी ये देखिए पर्टिनेंट कमेंट्स जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, और अल्प विकसित टिप्पणियां भी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रासंगिकता का अर्थ है कि कोई सूचना, क्रिया या वस्तु किसी संबंधित मामले या मुद्दे से कितना संबंधित है। वार्तालाप में प्रासंगिकता की सुक्ति का अर्थ संगत टिप्पणियां करना होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उनके बीच में वो जब टिप्पणी करेंगे, कमेंट्स करेंगे एक दूसरे से रिलेटेड, तो वो ज्यादा रेलिवेंट होता है, प्रासंगिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। ये देखिए क्या पूछ रहा है कि शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में निम्न में से किनकी पहचान अशाब्दिक संप्रेषण की भूमिकाओं के रूप में की जाती है। यानी शाब्दिक संप्रेषण करते समय क्या ऐसा किया जाए जिसको अशाब्दिक संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। तो पहला देखिए दिया गया है आघातन, दूसरा दिया गया है पर्यवेक्षण, तीसरा दिया गया है पुनरावृत्ति, चौथा दिया गया है प्रतिस्थापन और पांचवा दिया गया है खंडन। तो इसमें देखिए हमको बताना है कि कौन कौन से ऐसी चीज हैं जो अशाब्दिक संप्रेषण के रूप में भी जाने जाते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका ऑप्शन, इसमें देखिए क्या है कि आघातन जो है ये होगा इसका भूमिका, सुपरविजन नहीं होगा, पर्यवेक्षण नहीं होगा, पुनरावृत्ति होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन भी होगा, कंट्राडिक्शन यानी खंडन भी होगा। तो यानी इसमें से देखिए जो है बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी चारों होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं। देखिए पहला क्या दिया गया है, ए बी और सी। तो ए बी और सी दिया गया है। अब देखिए इसमें जो रॉन्ग वाला है बी, बी जिसमें होगा वो नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। दूसरा दिया गया देखिए बी सी डी और ई। अब देखिए हमारा क्या है कि बी रॉन्ग है, तो बी जिसमें होगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखिए ए सी डी और ई दिया गया, यानी ये राइट है। इसमें देखिए ए बी और ई दिया ये, तो हमारा देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए मौखिक संचार के रूप में निम्न को गैर मौखिक संचार की भूमिकाओं के रूप में पहचाना जाता है। जैसे पहला है उच्चारण या आघातन, दूसरा है पुनरावृत्ति, तीसरा है प्रतिस्थापन और चौथा है विरोधाभास खंड। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन कौन प्रकट अधिसंप्रेषण के उदाहरण हैं। यानी मेटा कम्युनिकेशन के परासंचार के कौन कौन से उदाहरण इसमें से हैं। तो देखिए पहला है दिया साइलेंट र्यूमर्स, मौन अनुपात। दूसरा दिया गया है अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट यानी चक्षु संपर्क का परिहार। तीसरा दिया गया है क्षमा याचना। चौथा दिया गया है बहाने और पांचवा दिया गया है स्पष्टीकरण। ठीक है, तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, हम एक एक करके इनको पहले देख लेते हैं। अब देखिए इसे देखिए मौन अनुपात। मौन अनुपात देखिए मेटा कम्युनिकेशन से संबंधित नहीं होता है। चक्षु संपर्क का परिहार, परिहार का मतलब होता है अवॉइडेंस, यानी आई कांटेक्ट को
परिहार करना, अवॉइड करना, आई कांटेक्ट सही से नहीं बना के रखना, इधर उधर करना, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया गया है क्षमा याचना। अगर किसी से आपने गलती से कुछ कह दिया तो उससे देखिए सॉरी बोलना, या कुछ प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया जाए तो उसके लिए व्यक्ति क्या करता है, अपोलोगाइज करता है, तो ये देखिए सही हो जाएगा। एक्सक्यूज यानी बहाने। अगर कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है तो वो अगर किसी वजह से कुछ गलती कर दिया या लेट हो गया है तो व्यक्ति बहाने बनाता है कि हमको ये करना है, ऐसे करना है, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो बहाना बनाएगा। तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये भी मेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण। अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, कोई गलत काम किया है, तो वो अपना स्पष्टीकरण बहुत ज्यादा देता है, एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करने लगता है, तो ये भी चीज क्या हो जाएगी, मेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो जाएगी। अब देखिए इसमें ए और बी जो है नहीं होंगे। अब नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से देखिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा दिया गया है। तो देखिए हमारा ए और बी जिसमें रहेगा वो चीज गलत होगी, बाकी सही होंगी। तो पहला ऑप्शन दिया गया देखिए ए बी और सी, दूसरा दिया गया है बी सी और डी, तीसरा दिया गया है सी डी और ई, और चौथा दिया गया है ए बी और ई। अब देखिए पहला और दूसरा जिसमें रहेगा वो रॉन्ग है, यानी ए बी इसमें दिया है रॉन्ग होगा। बी सी और डी, देखिए बी जिसमें रहेगा ए और दोनों गलत हो जाएगा। इसमें देखिए नहीं है, यानी इसका मतलब ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ए बी और ई, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रकट अभिसंप्रेषण के उदाहरण है। अभिसंप्रेषण को देखिए हम लोग परा संचार भी कह सकते हैं और मेटा कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इसमें देखिए पहला दिया गया है क्षमा याचना, दूसरा बहाना, तीसरा स्पष्टीकरण। ये जो है ये परा संप्रेषण या अधिसंप्रेषण के उदाहरण है, मेटा कम्युनिकेशन के उदाहरण है। देखिए संचार को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, प्रकट और गुप्त। तो प्रकट वे शब्द हैं जो हम कहते हैं और वे स्पष्ट संदेश हैं जो हम व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से अंतरावैयक्तिक संप्रेषण के दो मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं। यानी वहां क्या था, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब दो व्यक्तियों के बीच में, और इंट्रापर्सनल मतलब खुद से अपने मन में जो भी बात की जाती है वो इंट्रापर्सनल, जिसको हम लोग अंतरावैयक्तिक भी कहते हैं। तो देखिए पहला दिया गया है कि सोचने के सांस्कृतिक रूप से संगठित तरीकों का अभ्यंतीकरण। दूसरा दिया गया है नेता केंद्रित भाषण का संवर्धन। व्यक्ति के स्वयं के मानसिक क्रियाकलापों का विनियमन। चौथा दिया गया है सामाजिक अव्यवस्थाओं की बढ़ाने की ओर उन्मुखता। तो देखिए सोचने के सांस्कृतिक रूप से संगठित तरीकों का अभ्यंतीकरण, यानी व्यक्ति खुद से क्या सोच रहा है वो उसका जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मनोवैज्ञानिक प्रकार होगा। नेता केंद्रित भाषण का संवर्धन ये नहीं होगा। व्यक्ति के स्वयं के मानसिक क्रियाकलापों का विनियम ये होगा। सामाजिक अव्यवस्थाओं की बढ़ाने की ओर उन्मुखता ये नहीं होगा। यानी देखिए इसमें हमारा ए और सी जो है वो होगा, बाकी बी और डी नहीं होगा। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, ए और बी पहला दिया गया है, तो ए तो सही है लेकिन बी हमारा सही नहीं होगा, तो यानी ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, ए और सी, यानी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा दिया गया बी और सी, देखिए बी नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। और ये दिया गया सी और डी, यानी ये देखिए क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे है, आंसर बी है। निम्नलिखित प्रकार अंतरावैयक्तिक संप्रेषण के दो मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं। पहला सोचने के सांस्कृतिक रूप से संगठित तरीकों का अभ्यंतीकरण, और दूसरा है व्यक्ति के स्वयं के मानसिक क्रियाकलापों का विनियमन। अतः विकल्प सी सही। ठीक है, बी सही है, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर हमको
राइट आंसर चूज करना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि जन संचार में यानी मास कम्युनिकेशन में संदेश तीव्र गति का और सार्वजनिक होता है। यानी जो जन संचार होता है, जन संचार का मतलब होता है कि अखबार जो है, रेडियो, टेलीविजन का जो न्यूज चैनल होता है, ये सब क्या है, जन संचार के माध्यम है। तो कहा जा रहा है कि ये संदेश जो है इसमें तीव्र गति का होता है और सार्वजनिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि नई प्रौद्योगिकी ने अंतर व्यक्तिक संप्रेषण और जन संचार के बीच के अंतर को अस्पष्ट कर दिया है। यानी कहा जा रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत और उनके बीच जन संचार के जो अंतर होते हैं उसको अस्पष्ट कर दिया है। पता ही नहीं चलता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर है कि नहीं। तो देखिए जो जन संचार में संदेश होता है बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे ही कुछ कहा जाता है वो पूरे भारत में फैल जाता है, पूरे दुनिया में फैल जाता है। उसी प्रकार से देखिए अखबार में जो चीजें छप जाती हैं तो सभी लोगों को पता चल जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि तीव्र गति का और सार्वजनिक होता है। ये ऑप्शन सही है। नई प्रौद्योगिकी ने अंतर व्यक्तिक संप्रेषण और जन संचार के अंतर को अस्पष्ट कर दिया है, पता ही नहीं चलता है। तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब ये चीजें पता चलती थी। ये देखिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप देखिए इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है कि कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। दूसरा दिया गया है कथन एक और दो दोनों असत्य हैं। तीसरा दिया गया है कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। और चौथा दिया गया है कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सत्य है। ठीक है, तो हमारा देखिए दोनों स्टेटमेंट राइट है। तो इसके अनुसार देखिए हमारा ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। दिया गया कि जन संचार में संदेश तीव्र गति का और सार्वजनिक होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए जन संचार में संदेशों का संप्रेषण प्रेषक और जन साधारण के बीच होता है एवं नई प्रौद्योगिकी ने अंतर व्यक्तिक संप्रेषण और जन संचार के बीच के अंतर को एकदम अस्पष्ट कर दिया है। पता ही नहीं चलता है कि कोई अंतर है कि नहीं। जैसे लगता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं, बल्कि ये लगता नहीं है कि ये खबर कहीं दूर से है। देखिए जैसे अखबार में हम कोई खबर पढ़ते हैं, कोई न्यूज पढ़ते हैं, तो जैसे लगता है कि जो व्यक्ति उस बात को बोला है, लिखा है, वो हमारे सामने ही मौजूद है। उसी प्रकार से टीवी में जब हम कोई न्यूज देखते हैं तो जैसे लगता है कि हम दोनों व्यक्ति आमने सामने बैठ के ही एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है अस्पष्ट करते हैं। ठीक, आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये देखिए क्वेश्चन आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट में जो भी क्वेश्चन होंगे उसका अध्ययन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक भावनाएं हैं जिन्हें अंतर व्यक्तिक संप्रेषण के दौरान दर्शाया जाता है। यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दौरान इसमें से कौन कौन सी ऐसी भावनाएं हैं, कैसे इमोशंस हैं, वो इसमें उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए पहला दिया गया है एम्बैरेसमेंट यानी किंग कर्तव्य मूड। दूसरा दिया गया अपराध बोध। तीसरा दिया गया है शर्मिंदगी। चौथा दिया गया है गर्व। पांचवा दिया गया है ईर्ष्या। देखिए जब कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति एक दूसरे के बात करते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं, संचार करते हैं, तो इसमें से देखिए कौन कौन सी जो है सामाजिक भावनाएं प्रदर्शित होती हैं। तो देखिए व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो देखिए वो एक दूसरे को एम्बैरेस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में जो दिया गया बहुत कठिन दिया गया किंग कर्तव्य विमूढ़, लेकिन इसका अंग्रेजी देखिए एम्बैरेसमेंट जो है वो आसान है। यानी दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं उनके बीच में, एक दूसरे के बीच में एम्बैरेसमेंट भी हो सकता है। एम्बैरेसमेंट का होता है कि हरासमेंट करना। दूसरा देखिए क्या है कि अपराध बोध भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो वो अपराध बोध भी करेगा। शर्मिंदगी भी हो सकती है, गर्व भी प्रदर्शित हो सकता है और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी देखिए इस ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो है प्रदर्शित होते हैं, दिखते हैं। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं
उन ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है ए, बी और सी, दूसरा दिया गया है ए, सी और डी, तीसरा दिया गया है ए, बी, सी और डी, और चौथा दिया गया है ए, बी, सी, डी, ई, ए, बी, सी, डी, ई। अब देखिए हमारा जो है यहाँ पांचों सही है, इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा रॉन्ग होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए किस प्रकार से है। आंसर तो डी है। तो देखिए अंतर व्यक्तिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जो एक व्यक्ति के भीतर होता है। इसमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की विभिन्न उत्तेजनाओं का प्रसंस्करण और व्याख्या सम्मिलित होता है। यह व्यक्तियों को अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं को संसाधित करने और व्याख्या करने की अनुमति देता है या फिर उन्हें क्रिया के में अनुवादित करता है। सामाजिक भावनाएं जिन्हें अंतर व्यक्तिक संप्रेषण के दौरान दर्शाया जाता है वे भावनाएं हैं जो अपराध बोध, लज्जा, शर्मिंदगी, गर्व, ईर्ष्या और किंकर्तव्य विमूढ़ होती हैं। ये भावनाएं समय के साथ विकसित होती हैं, खत्म होने में अधिक समय लेती हैं और पारस्परिक होती हैं, क्योंकि इन्हें अक्सर वास्तविक या काल्पनिक दूसरों के संबंध में अनुभव किया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया और उनको सॉल्व किया, और उसमें मैंने आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतनी देर तक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।